नमस्कार दोस्तों, शिक्षा वे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ओम प्रकाश, कक्षा 10वीं अध्याय 2 इतिहास भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाने जा रहा हूं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करते रहिएगा। तो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, ब्रिटिश सबसे पहले भारत में कब आए थे? तो कब आए थे? 1612 में। तो ब्रिटिश भारत आए तो कुछ ना कुछ उम्मीद से आए होंगे, कुछ विचारों से आए होंगे। तो किस विचार से आए थे? ब्रिटिश भारत में व्यापार करने आए थे, क्योंकि ब्रिटिश को मालूम था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर संसाधनों की भरमार है। 1797 में प्लासी की जंग हुई थी, जिसमें भारत के राजाओं और ब्रिटिश के बीच में थी। जब 1612 में ब्रिटिश आया तो उन्होंने अपनी धीरे धीरे सेना बनाई, सेना बना के काफ़ी मजबूत हो गए। अब मजबूत होने के बाद वो अपना पूरे भारत पे कब्जा करना चाहते थे। तो वो और भारत के राजाओं के बीच युद्ध हुआ, तो इसमें ब्रिटिश जीत गई। अगला पॉइंट है राष्ट्रवाद। बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था राष्ट्रवाद क्या होता है। इस चैप्टर में भी हम आपको पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद बच्चों ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं घुमा फिरा के। तो देखिए, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। मैंने आपको पिछले अध्याय में एक एग्जाम्पल दे दिया था, जैसे भगत सिंह थे, वो देश से प्रेम करते थे और देश के लिए वो मर मिटे, तो उसको राष्ट्रवाद की भावना कहेंगे। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट हमारा उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद ये थोड़ा एक नया है और इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये आपके पेपर में जरूर आएगा। किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों को परिपूर्ण राष्ट्र के भिन्न संसाधनों का शक्ति पर उपयोग करना, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। कोई शक्तिशाली देश किसी ऐसे देश में जाता है जो देश निर्बल होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा संसाधन हो, और वहाँ उस देश में जाकर अपने शक्ति बलों पे उस देश पर कब्जा कर लेता है, तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत तथा असहयोग। तो हम पढ़ने वाले बच्चों प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो पहला हमारा प्रथम विश्व युद्ध, भारत पर क्या प्रभाव तथा युद्ध के पश्चात परिस्थितियाँ। जो प्रथम युद्ध हुआ था, आप सभी को मालूम है किस किस के बीच हुआ था और उसका क्या भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और उसके युद्ध के बाद क्या परिस्थितियाँ हुई। तो पहला पॉइंट है, एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का जन्म हुआ। एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का जन्म हुआ। दूसरा है, रक्षा बजट के भारी बढ़ोतरी के कारण कर्ज व करों में वृद्धि हुई। जब एक देश की लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो वहाँ का रक्षा बजट काफ़ी ऊपर होता है। उस रक्षा बजट को बढ़ाने के लिए, भरने के लिए लोगों का जो कर्ज होता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, करों में बढ़ोतरी करते हैं, तो उसमें वृद्धि हुई थी। तीसरा पॉइंट है, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया तथा आयकर शुल्क को भी बढ़ा दिया गया। जो सीमा शुल्क लगते थे, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए सीमा शुल्क लगता है, तो उस सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया था। और आयकर कर, जिसे हम टैक्स कहते हैं, उसे भी बढ़ा दिया गया था। क्यों बढ़ाया गया था? कि युद्ध में हथियार खरीद सकें दूसरे देश से जीतने के लिए। चौथा हमारा पॉइंट है, ब्रिटिश सेना में कमी, सिपाही होने के कारण जबरन भर्ती करवाया गया। जो ब्रिटिश सेना थी उनके सिपाही कम थे, तो हिंदुस्तान से लोगों को पकड़ पकड़ कर, भारतीयों को पकड़ पकड़ कर सेना में भर्ती करवाया जा रहा था कि उनकी सेना बढ़े। ठीक है। पांचवा पॉइंट है, इस समय फसल नष्ट हो गई, जिसके कारण खदानों में भारी कमी आई। इसी समय भारत में फसल नष्ट हुई और खदानों में कमियां आ गई। अगला पॉइंट है, इस समय देश में फ्लू की महामारी तथा देश में अकाल की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हो रही थी। देश में एक ऐसी बीमारी आई थी फ्लू, जिसकी वजह से देश में बहुत लोग मर रहे थे। जैसे अभी इस टाइम देश में कोरोना की बीमारी चल रही है, उसी टाइम फ्लू जैसी महामारी आई थी देश में, फ्लू। अगला पॉइंट हमारा सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है सत्याग्रह से, ये पढ़ते हैं। यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित होता है। सत्याग्रह जो होता है वो सत्य और अहिंसा पर आधारित होता है। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपका उद्देश्य बिल्कुल सच्चा है, आप सच की राहों के लिए चल रहे हैं, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, बुरे लोगों के खिलाफ है, उत्पीड़क सत्याग्रह में आपको बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट है, सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे, बिना किसी प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना भी सफल हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, उत्पीड़क की चेतना को झकझोर कर उसे सच्चाई को स्वीकार करने तथा दमन का अंत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। पीड़क कौन होते हैं?
जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उनकी चेतना को झकझोर देता है सच्चाई को स्वीकार करने के लिए, तथा दमन का अंत करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है हमारा महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह। महात्मा गांधी जब अफ्रीका से आए तो उन्होंने भारत में सत्याग्रह किया, और कितने सत्याग्रह किया और कहाँ कहाँ किए, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला सत्याग्रह था चंपारण का। चंपारण कहाँ है? बिहार की एक जिला है। 1917 में इन्होंने किया था। दमनकारी बागवान व्यवस्था के विरोध, नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित करना था, जागरूक करना था। बागानी व्यवस्था थी जिसमें लोगों से कर लिया जाता था ज़्यादा, और उनको जबरन नील की खेती करवाने के लिए उकसाया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था। तो उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार में जाकर एक सत्याग्रह किया था। दूसरा सत्याग्रह खेड़ा, जो गुजरात में स्थित एक जगह का नाम है। 1917 में किसानों को कर में छुटकारा दिलवाने के लिए फसल खराब हो जाने व प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान ना चुकाने की हालत में नहीं थे, और उनसे सरकार बार बार कर में बढ़ोतरी कर रही थी और वो कर नहीं चुका सकते थे। इस कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा में सत्याग्रह किया था। तीसरा उनका था अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, जो गुजरात में अहमदाबाद है। 1918 में किया था, और ये कपड़ा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया था। इस आंदोलन में उन्होंने जो मजदूर थे उनके वेतन में बढ़ोतरी के लिए, पीएफ ईएसआई के लिए उन्होंने ये सत्याग्रह किया था। पॉइंट है रॉलेट कानून, जिसे एक्ट भी कहते हैं। 1919 में ब्रिटिश शासक ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान किया। जितने भी राजनीतिक कैदी थे उनको 2 साल के लिए बिना उन पे मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का आदेश दे दिया गया था। उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का? भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए था। जितने भी लोग सत्याग्रह करते थे, आंदोलन करते थे, उसको दमन करने के लिए किया जाता था। इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। दूसरा परिणाम क्या निकला? विभिन्न शहरों में लोगों द्वारा रैलियां, जुलूस निकाले गए। रेलवे वर्कशॉप में कामगारों का हड़ताल हो गया। देश भर की दुकानों को बंद कर दिया गया। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। छठा पॉइंट, बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले किए गए। बच्चों, जब कहीं पे आंदोलन या हड़ताल होता है तो वहाँ पे कुछ नेता होते हैं, लीडर्स, वो लीडर्स आंदोलन या हड़ताल करते हैं, तो ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय नेताओं को उनको हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को लगता था अगर हम इनको हिरासत में ले लेंगे तो जो भी आंदोलन है ये रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने बैंकों में, डाकखानों में जितनी भी सरकारी चीज़ें थी उन पर हमला करना शुरू कर दिया, उनको जलाना शुरू कर दिया गया। जितने दफ्तर थे सरकारी, सबको जलाना शुरू कर दिया। अगला पॉइंट है हमारा, यह सब हमले को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। सरकार ने देखा ये आगजनी हो रहा है और इतना हड़ताल हो रहा है, इतना दंगे हो रहे हैं, तो इनके लिए उन्होंने एक मार्शल लॉ लागू की। अब मार्शल लॉ क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। विशेष परिस्थितियों में जब किसी देश की न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथ में ले लेती है, तब जो नियम प्रभावी होते हैं उन्हें सैनिक कानून या मार्शल लॉ कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हमारे देश के सभी लोग, सभी बच्चे जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था और कैसे हुआ। तो आइए पढ़ते हैं कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। ठीक है बच्चों, 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर को घटित हुआ था। कानून का विरोध प्रकट करने के लिए कुछ लोग एकत्रित हुए थे, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं था कि मार्शल लॉ लागू हो गया है। अब पढ़ते हैं। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह नहीं पता था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू हो चुका है। जनरल डायर वहां पहुंचा और मैदान से बाहर निकलने की सभी रास्तों को बंद कर दिया था और भीड़ में अंधाधुंध गोलियां चलाई, इसके कारण वहां पर सैकड़ों लोग मर गए थे। जनरल डायर वहाँ के जो हेड थे सैनिकों के, उन्होंने जनरल डायर को यह पता चला कि कुछ लोग बैठकर रणनीति बना रहे हैं, तो वहाँ पहुँचे और वहाँ पर लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। उन्होंने ना बहन देखी, ना माँ देखी, ना बच्चे देखे, ना बूढ़े, ना बुजुर्ग, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तो इसका प्रभाव क्या हुआ भारत पे? पहला, भारत के बहुत सारे लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। लोगों ने यह जब देखा तो
सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए। लोग जगह जगह पर हड़ताल करने लगे। लोग पुलिस से बदला लेने लगे। जो वहाँ सैनिक थे, लोगों ने उनसे बदला लेना शुरू कर दिया। गुस्से से भरे लोग इमारतों पर हमला करने लगे। जो सरकारी इमारत थी, लोग उन पर हमला करने लगे। तीसरा पॉइंट है, सरकार ने निम्रतापूर्ण रवैया अपनाया तथा लोगों को अपमानित किया। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घसीट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर कर दिया। सत्याग्रही लोग थे, उनको सरकार ने क्या किया, नाक रगड़वाया जमीन पर। उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई कि वो अपना हड़ताल या ये सब करना छोड़ दें। पांचवा पॉइंट है, लोगों को कोड़े मारे गए। लोगों को बहुत मारा गया। पंजाब के एक गांव में काफ़ी ज़्यादा बम बरसाया गया। अगला पॉइंट है, हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी ने रॉयल एक्ट वापस ले लिया। जब महात्मा गांधी ने देखा कि लोग हिंसा कर रहे हैं और लोग मर रहे हैं, तो उन्होंने यह जो सत्याग्रह था वापस ले लिया। रॉलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने रॉयल एक्ट में देखा कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मारा जा रहा है, तो महात्मा गांधी एक बहुत बड़े आंदोलन चाहते थे और वह आंदोलन अब करने वाले थे। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का मुद्दा उठाया। अब बच्चों, खिलाफत आंदोलन क्या होता है? खिलाफत शब्द पहले देखिए। खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है। खलीफा क्या होता है? एक मेन आदमी होता है जो किसी धर्म को चलाता है, इस्लाम धर्म को चलाता है। इस्लामिक धर्म गुरु को खलीफा कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो इस्लाम का गुरु है उसे खलीफा कहते हैं और ये बहुत बड़े पद का होता है इस्लाम धर्म में, जो ओटमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लाम जगत के आध्यात्मिक नेता भी थे। ठीक है बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी और यह अफवाह फैला दी गई कि तुर्की पर अब अंग्रेजों का कानून चलेगा तथा खलीफा की शक्तियों को खत्म कर दिया जाएगा। जब तुर्की हार गया तो किसी ने यह अफवाह फैलाई कि अब तुर्की हार गया है तो अंग्रेज वहाँ पर अपना कानून चलाएंगे और खलीफा को उसके पद से हटा देंगे। अब अंग्रेज वहाँ का नियम कानून बनाएंगे। इसी कारण 1919 में मुंबई के अली बंधु दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? खिलाफत समिति का। जनवरी 1921 में गांधी जी ने हिंदू एवं मुस्लिम को एक कर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, आगे का हम अगले भाग में पढ़ेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।